Everyone argues about EVMs. Some say they can be hacked in 2 minutes, others say they are 100% safe. But most people don't even know how an EVM actually works. So today let me explain it in the simplest, most honest way. Hi everyone, I welcome you all again on a new day with a new interesting topic that you see now and then being discussed around you. So let's try to assess it in simple layman terms and understand what the issue actually is about and how general public perceives it, and then we will finally try to make one conclusion out of it. So let's just move ahead. First things first, what is an EVM really? So people like imagine that EVM is some kind of computer, है ना, or like some kind of like smartphones तो नहीं, but at least like it's some kind of ऐसी डिवाइस जैसे लाइक फोन स्मार्टफोन्स इसी कैटेगरी की. बट EVMs आर नॉट लाइक दैट. EVMs आर जस्ट सिंपल कैलकुलेटर्स with buttons, and they are not some kind of computer, nothing like that. What is an EVM really? EVM is not like a computer or smartphone. EVM is simply a calculator with buttons. It is made for the purpose of calculating something, for the purpose of totaling something, and that something is, you know very well, that is votes, है ना. So first of all, try to understand the co-design philosophy. So as we all already understood that an EVM is not some computer, smartphone or something like that. It's simply a basic calculator which has the purpose to like calculate something, है ना. It has some buttons on it, है ना. So सबसे पहले अगर मैं कोर डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करता हूँ तो सबसे पहले इट हैज़ नो वाईफाई, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, it has no software updates, no apps, it has no operating system. इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है जो पूरा इंटरफेस जिस पर आप किसी लैपटॉप में काम करते हैं, या जो भी जैसे आपका लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सब आपको पता है ना. तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें नो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से हमें फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ थ्रेट हो सकता है कि बाय वायरलेस या कुछ ऐसा मैनिपुलेशन से, है ना. सो इट हैज़ जस्ट वन सिंगल जॉब, दैट इज़ रिकॉर्ड a vote when a button is pressed. बस इतना सा काम है इसका, नथिंग मोर नथिंग लेस, है ना. सो दैट्स इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोड डिज़ाइन की बात करूँ तो इट इज़ ऑफलाइन बाय डिज़ाइन. इट इज़ नॉट कनेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन मेक इट ईजीली एक्सेसिबल इन सम काइंड ऑफ ऑनलाइन डिजिटल चेन, है ना. इट इज़ अ सिंगल पर्पज़ मशीन. क्या है इसका काम? सिंपली रिकॉर्ड अ वोट व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड, है ना. इट हैज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हैज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक जो आपका पीसीज में होता है, या आपके जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ फ़ोन्स में होता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है ना. तो आगे चलते हैं. तो अगर मैं इनकी बात करूँ कि इसमें होता क्या है, तो इट हैज़ टू फिजिकल यूनिट्स. इसमें दो यूनिट्स होते हैं. एक होता है इसमें बैलेटिंग यूनिट, जिसको आप देखते हैं एज अ वोटर. जब वोटर वोट करने जाते हैं तो उनको जो यूनिट मिलता है, उनको जो यूनिट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, वो वोटिंग यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट, है ना. जिसमें वो वोट करते हैं, बटन्स होते हैं, ये सब आपको पता होगा, ठीक है. तो बैलेटिंग यूनिट क्या होता है, इसको वोटर दिखता है. जो आप वोट करते टाइम जाते हैं तो आपको दिखता है. एक और यूनिट होता है मास्टर यूनिट या कंट्रोल यूनिट, ठीक है. ये आप नहीं देखते, ये वहाँ पे जो बूथ ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे जो बूथ ऑफिसर होते हैं उनके कंट्रोल पे होता है. इसको मास्टर यूनिट बोलते हैं. मास्टर यूनिट से पूरा कंट्रोल होता है उस बूथ का या उस बैलेट यूनिट का, है ना. जहाँ से वो क्या करते हैं कि ये अश्योर करते हैं कि किस तरह की वोटिंग ट्रांसपेरेंसी हो, वहाँ पे कुछ भी एक तरह का माल प्रैक्टिस ना हो, ये सारी चीज़ें, है ना. वो कंट्रोल करता है मास्टर यूनिट पूरा उस सिस्टम को. तो बैलेटिंग यूनिट क्या होता है? वोटर इंटरफेस. कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सिक्योर वोट स्टोरेज, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. ये आपको नहीं दिखता कंट्रोल यूनिट, है ना. ये मास्टर यूनिट आपका बूथ ऑफिसर के पास होता है. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और इट सिंपली रिकॉर्ड्स द वोट, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका
जो बैलेटिंग यूनिट होता है जो वोटर को दिखता है, उसमें क्या होता है आपका बटन्स होते हैं जिसमें साथ में कैंडिडेट के सिंबल्स एंड ऑल लिखा होता है ना, नेम्स लिखे होते हैं, और यहाँ से आप वोट करते हैं बैलेटिंग यूनिट। और जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम होता है वोट्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, यह समझ आता है आपको सिंपली, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट द वोटिंग प्रोसेस, है ना, अबाउट द वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग होती कैसे है। ठीक है, तो वोटिंग बहुत सिंपल तरीके से होती है। जो ऑफिसर होता है बूथ ऑफिसर, उसके पास एक बटन होता है बैलेट बटन अपने मास्टर यूनिट में, उसको वो प्रेस करते हैं, जिसको प्रेस करने से क्या होता है मशीन जो होती है वो अनलॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बूथ ऑफिसर के कंट्रोल में होता है। फिर क्या होता है, वोटर जाके उस मशीन में बटन प्रेस करता है और वो आपका क्या होता है मशीन जैसे ही बटन प्रेस करा और आपका मशीन इमीडिएटली क्या हो जाती है उस वोट के बाद फिर से लॉक हो जाती है। फिर से वो जो ऑफिसर है दूसरा जब वोटर आएगा फिर से दोबारा प्रोसेस करेगा, बैलेट बटन दबाएगा, फिर से जो वोटर है वो वोट करेगा, फिर से मशीन इमीडिएटली लॉक हो जाएगी। तो ऑफिसर इंश्योर करता है, इससे क्या होता है कि डबल वोटिंग ना हो। ठीक है, रिमोट एक्सेस ना हो, कोई थर्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, इसको मैनिपुलेट ना कर पाए, इंटरनेट इन्वॉल्वमेंट ना हो। इंटरनेट से क्या होता है आप मतलब मैं बात करूँ साइबर वर्ल्ड में आप इसको फिर एक तरह से हो सकता है कि कहीं से यहाँ पे एक सिक्योरिटी लैप्स हो जाए, है ना, एक यहाँ पे चेन ब्रेक हो जाए, ये आपको समझ आता है। तो ये बहुत सिंपल है, मैकेनिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैलेट बटन प्रेस्ड बाय द ऑफिसर, वोट करते हैं और उसके बाद फिर से वो मशीन जो है लॉक हो जाती है। फिर से जो आपके ऑफिसर हैं वो बैलेट बटन को प्रेस करते हैं, फिर से वोटर वोट करता है, फिर से वो वोट देने के बाद जो है वो मशीन इमीडिएटली लॉक हो जाती है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है इस आज की वीडियो का मेन टॉपिक। तो क्या ये ईवीएम हैक हो सकती है? तो पहला तो हम समझते हैं कि कैन इट बी हैक्ड रिमोटली। रिमोटली मतलब कि बिना मशीन के आसपास गए क्या आप दूर से इसको हैक कर सकते हैं? फर्स्ट मुद्दा तो ये। सेकंड हो सकता है कि हम मशीन के आसपास नज़दीक जाके क्या उसको हैक कर मतलब कुछ तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि बिना मशीन को फिजिकली एक्सेस किए आप कहीं दूर बैठे बैठे उसको रिमोटली हैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों? बिकॉज द मशीन इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट और phone or any kind of digital channel, so you cannot hack something that has no network और दैट हैज़ नो डिजिटल प्रेजेंस, है ना। और मैं अगर बात करूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है इफ़ इट हैज़ नो इंटरनेट, तो सिंपली ये हो गया कि डिजिटल चैनल में इसको हैक नहीं किया जा सकता। बट क्या वाईफाई और ब्लूटूथ के जरिए? तो मैंने पहले ही बताया वाईफाई और ब्लूटूथ भी नहीं होता इसमें, तो उससे भी हैक नहीं किया जा सकता। क्या सॉफ्टवेयर हैकिंग हो सकती है? तो मैंने अभी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता, तो इसीलिए इसको कंप्यूटर की तरह हैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ आता है। तो कैन इट बी हैक्ड रिमोटली, तो यहाँ से हमारा वर्डिक्ट आता है इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो नेटवर्क, सो इट कैन नॉट बी रिमोटली हैक्ड। बिकॉज जिसकी डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है उसको आप हैक कैसे करोगे? अगर किसी इंसान की दुनिया में कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आप उसका डेटा कैसे ले पाओगे अगर उसका कोई डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है? सेम थिंग है ना। अगर ये किसी डिजिटल चैनल से कनेक्टेड ही नहीं है तो आप इसको कहीं उठा के हैक थोड़ी ना कर दोगे, है ना। नो डिजिटल प्रेजेंस, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं है इसलिए इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता इसीलिए नो रिमोट हैकिंग। और ना ही वाईफाई होता है, ना ही ब्लूटूथ होता है, ना ही इंटरनेट होता है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है 5-6 ऑप्शन, इनसे तो नहीं हो सकता हैक। रिमोट एक्सेस से इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज क्या टेम्परिंग हो सकती है, फिजिकल टेम्परिंग? तो देखो ऑब्वियसली इट इज़ हाईली सिक्योर्ड, बट अगर हम थियोरेटिकली बात करें, पॉसिबिलिटी हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेटिकली बात करें तो देयर इज़ ओनली वन वे पॉसिबल टू मैनिपुलेट द ईवीएम। ठीक है, दैट इज़ टू टेम्पर इट फिजिकली। हमने बताया कि रिमोट एक्सेस से तो नहीं कर सकते, तो एक ही तरीका बचा कि फिजिकली इसको आप क्या कर लो, टेम्पर कर लो। तो टेम्पर करने का तरीका क्या है? दैट कोई उस मशीन को जो है फिजिकली ओपन करे, ओपन करने के बाद जो उसके अंदर चिप होती है, प्रोग्राम चिप, है ना, तो मतलब वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, उसको आप दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते। उस चिप को बाहर निकाल दें, उसको रिप्लेस कर दे और उसको फिर से क्लोज कर दे, ताकि वो प्रोग्रामिंग जो है बाद में वो कोड कुछ अलग तरह से बिहेव करे। वो सब आपको पता है बेसिक, अगर मैं बात करूं। एंड ये सब अगर कोई कर भी पाता है फिजिकल टेम्परिंग, तो वो भी एक
एक तो ये स्टेप हुआ कि फिजिकल टेम्परिंग की, चिप निकाली आपने, चिप रिप्लेस कर दी, ये सब किया है, कुछ किया। बट उसके बाद सेकंड कंडीशन एक साथ में ये भी है हाई सिक्योरिटी के लिए, कि वो सब होना चाहिए आपका बिफोर इलेक्शंस। इट मस्ट हैपन बिफोर इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के बाद इसका कोई यूज़ नहीं अगर। दूसरी बात, आपको कोई नोटिस ना करे, विदाउट एनी वन नोटिसिंग। तीसरी बात, ये सब आप तभी कर सकते हैं बिकॉज इफ़ यू हैव एक्सेस टू द गवर्नमेंट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट्स, बिकॉज ये मशीन्स बहुत हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट्स में रखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये तभी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एक्सेस टू दीज एनवायरनमेंट्स। फोर्थ, थ्रू रैंडमाइजेशन। ठीक है। फिफ्थ, अगर आप अंडर सीसीटीवी कहीं स्मार्टली आपको करना आता है ये सारी चीज़ की, सीसीटीवी के रहते हुए भी आप इसको फिजिकली टेम्पर कर पाएँ। फिर ऑब्जर्वर भी होते हैं जिनको आपको लाइक जिनकी नज़र में आपको आना नहीं होगा, है ना। और लास्ट, जो भी सीलिंग प्रोसीजर होता है मशीन्स का, उस सीलिंग प्रोसीजर को भी आप टेम्पर कर पाएँ। तो इतने सारे फैक्टर हैं कि आप चिप तो रिप्लेस कर लोगे, बट हाई सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, इलेक्शन के पहले ये हो जाए, उसके बाद आपका सीसीटीवी भी लगे होते हैं, ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, हाई सिक्योरिटी होती है, सीलिंग वगैरह जो होती है मशीन सीलिंग, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो क्या थियोरेटिकली ये पॉसिबल है टेम्परिंग? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। थियोरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, because as we know that nothing made by humans is 100% सेफ। दुनिया में 100% सेफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, स्पेशली इफ़ इट इज़ मैन मेड, है ना। तो यही तरीका है कि फिजिकल चिप रिप्लेसमेंट कर दो। जो मशीन के अंदर वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है उसको आप हटा के अपने हिसाब से कोड की हुई चिप लगा दो, या मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को आप ब्रीच कर पाओ। इज़ इट थियोरेटिकली पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, अभी अभी बताया, है ना। एनीथिंग दैट इज मैन मेड इज नॉट लाइक श्योर शॉट, है ना। श्योर शॉट सेफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो मैं यही बोलूँगा, इम्पॉसिबल तो नहीं, बट वेरी 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 डिफ़िकल्ट, है ना। इट इज़ पॉसिबल बट लाइक सो डिफ़िकल्ट, है ना। ये आपको समझ आता है थियोरेटिकल सिनेरियो में टेम्परिंग करके इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल, बिकॉज काफ़ी सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी आपके पास उन एनवायरनमेंट में एक्सेस होना चाहिए जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है ना। तो आपके पास मतलब वो एक ब्रीच करने का आपके पास कोई मतलब मेथड होना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट बात करते हैं, तो देन वाई पीपल स्टिल डाउट ईवीएम्स। हमने बात की, देखो अभी हमने आज की वीडियो का जो मुद्दा है उसमें फोकस करूं तो दो ही चीज़ें थी, या तो हम रिमोटली इसको हैक कर पाएँ या तो फिजिकली टेम्पर कर पाएँ। रिमोटली हैक करना इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ नो इंटरनेट, नो वाईफाई, नो ब्लूटूथ, नो वॉइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिजिकली टेम्पर करना, टेम्पर करने के लिए आपको चिप रिप्लेस करनी होगी। ठीक है, चिप रिप्लेस करने के लिए आपको हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें जो भी थी, सीसीटीवी, ऑब्जर्वर्स, ये सब, इन सब चीज़ों को, सीलिंग मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों को बाईपास करना होगा। तो ये चीज़ पॉसिबल तो है फिजिकल टेम्परिंग, बट वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो ये तो हमारा इशू सॉल्व हो गया। तो जब इतना टफ है या मतलब नियर इम्पॉसिबल है, तो वाई डाउट स्टिल एग्जिस्ट? डाउट्स इसलिए होते हैं बिकॉज फर्स्ट थिंग, the chip that is like in these machines, in these EVMs is not open source। इसका जो कोड होता है या इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है कि इसको कैसे प्रोग्राम किया गया, वो ओपन सोर्स नहीं है ना। इसको पब्लिकली शो नहीं करा जा सकता, इसीलिए डाउट्स रहते हैं कि किस तरह से इसको कोड किया गया होगा, किस तरह से ये बिहेव करता है ना। बिकॉज चिप कैसे बिहेव करेगी, जैसे उसमें कोड होगा, है ना। कोड क्या करता है, उस चिप को एक मशीन की तरह बनाएगा, फिर वो उस कोड की तरह बिहेव करेगी, और उस मशीन को, जैसे कोड क्या होता है, किसी मशीन की आत्मा की तरह होती है ना। आप उस मशीन से क्या करवाना चाहते हो वो आप कोड में लिखते हो। तो इस मशीन का एक्चुअल जो पर्पज़ है वो कोड ही होगा, इसका मैकेनिज्म। तो जब कोड ही ओपन सोर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं पब्लिकली ये जो कोड है ये शो नहीं किया जाता कि कैसी इसमें प्रोग्रामिंग है, क्या है। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ओपन सोर्स, तो इसीलिए डाउट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सेकेंड इज़ वीवीपैट से जो हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। अब क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होती है, देखो आपको पता, वोट करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए स्लिप आती है, स्लिप फिर जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें स्टोर हो जाती है, आपको पता है ना, पेपर स्लिप जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या करते हो, जो मास्टर यूनिट और इसमें फीड होते हैं वोट की काउंटिंग, उसको क्रॉस चेक भी करिए
आपके पास जो फिजिकल स्लिप्स हैं, है ना, तो आप स्लिप के साथ इसको क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हो। लेकिन ऑब्वियसली बड़े इलेक्शंस में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक मशीन चेक करो, ये पॉसिबल नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे बूथ्स होते हैं, मशीन्स होती हैं। तो होता क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन सिर्फ कितना होता है, किस एक्सटेंट तक, कि आप 5 मशीन्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या करते हो, रैंडम बेसिस पे चेक करते हो। रैंडम बेसिस पे चेक करते हो ताकि आप अश्योर करो कि कोई यहाँ पे मतलब एरर तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक डाउट तो रहता ही है कि क्या पता उन 5 मशीन्स के बाद जो छठी मशीन है उसमें कुछ एरर आ जाए। ठीक है, तो जो ये लिमिटेड वीवीपैट क्रॉस वेरिफिकेशन है उसकी वजह से भी डाउट आता है, क्योंकि 5 ही मशीन अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चेक हो रही है तो लोगों को लगता है कि 5 तो चलो इनने चेक करवा ली, क्या पता छठी सातवीं मशीन में कुछ एरर आ जाए वोट का, है ना। तो एक ह्यूमन डाउट तो रहता ही है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से डाउट स्टिल एग्जिस्ट, एक तो चिप का ओपन सोर्स ना होना, और दूसरा ही लिमिटेड नंबर में वीवीपैट मशीन का क्रॉस वेरिफिकेशन करना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या स्टैंड है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सिंपली सेज दैट ईवीएम आर रिलायबल, है ना, बट जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ट्राई करो, इंक्रीज करो, जितना इंक्रीज कर सकते हो, जितना पब्लिक को ट्रस्ट दिला सकते हो। और जो वीवीपैट का क्रॉस चेकिंग है उसको भी इम्प्रूव करो इफ़ यू कैन, है ना। और जो ट्रस्ट है इन द इलेक्शन प्रोसेस दैट मस्ट बी मेंटेन्ड, उसके लिए आप जो अच्छे स्टेप ले सकते हो लो, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो डाउट ईवीएम्स आर रिलायबल, बट इफ़ यू कैन देन ट्राई टू इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन दिस होल ईवीएम इकोसिस्टम, है ना, ये आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ईवीएम्स आर रिलायबल बट ट्रांसपेरेंसी इफ देन इट मस्ट बी इम्प्रूव, है ना, इट मस्ट बी इम्प्रूव्ड, है ना। सो फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस वीडियो, कैन ईवीएम बी हैक्ड? तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी हैक्ड, बट प्रैक्टिकल आंसर इज ईवीएम इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मशीन्स टू हैक because it is simple, offline, sealed and constantly under monitoring, है ना। तो the real question is not if machine is like hackable or not. The real question is how strong is our transparency and our trust on the electoral system. So democracy runs on trust and machines are only there to help us, nothing more than that. Like machines are just to play their part, है ना। In the end it's all about us, how well we trust our electoral system, how well the government and the agencies and the constitutional body ECI makes steps to like improve the amount of trust that people have on this whole ecosystem. So that's all, that's the final verdict, that theoretically it is indeed possible because nothing is sure shot safe, but practical reality is that it is the toughest मशीन्स टू टेम्पर विद, है ना, टू टेम्पर विद। और वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ रिमोट एक्सेस से अगर हैक करने की, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज इट हैज़ नो नथिंग, नो डिजिटल प्रेजेंस। बट हाँ, फिजिकल टेम्परिंग में आप चिप रिप्लेस कर दो, कुछ ऐसा कर दो, वो पॉसिबल है, बट दैट इज़ हाईली अनलाइकली बिकॉज ऑफ द layers of security that you have to bypass to be able to reach that lens, है ना। And in the end it's all about us, our trust in this whole ecosystem. So trust is the real foundation. So we should indeed trust our electoral system, we should trust our agencies, we should try to have faith on our election systems, and in reciprocity the government, the ECI, all these should also try to improve the amount of trust that people have in this system by improving the transparency, by improving or doing work toward this good goal, है ना। So that's all. So if you like this simple clear explanation, subscribe to my channel and we will keep breaking such big concepts into simple ideas, one concept at a time, in simple layman terms, है ना। And I will see you all again soon with a new video. Thank you so much.